सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। हम बहुत सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, सियासी मामलात पे गुफ्तगू करते हैं, महंगाई पे भी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बहरान पाकिस्तान में आते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बहरान है जिसे नज़रअंदाज किया है मीडिया ने और उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान की तारीख़ में शायद इतनी बर्फ़बारी कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। 600 किलोमीटर रकबे के ऊपर बर्फ़बारी हुई है और वहाँ पर बिजली नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है। सर्दी से बचाव के मामलात को हल करने वाले जो कोशिशें हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कोशिश अपनी जगह पर हैं, लेकिन नाकाफ़ी हैं। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। जितनी बर्फ़बारी और जितनी सर्द इन्वायरमेंट के अंदर वहाँ गैस की मौजूदगी, वहाँ पे हमने देखा बिजली नहीं है, वहाँ पे सोलर का सिस्टम है, चूँकि सूरज नहीं निकल रहा तो वहाँ बिजली भी मौजूद नहीं है सोलर सिस्टम के तहत भी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ जाम कमाल साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं, वह थोड़े से खफा भी हैं, नाराज़ भी हैं। क्यों खफा हैं? हम तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट के उनसे बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। लेकिन एक नौजवान है सुलेमान खान, उसने तारीख रकम की है। वो अकेला निकला, उसने वो कारनामा अंजाम दिया है कुछ लाख के इलाके के अंदर। सैकड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। एक गाड़ी के ऊपर वो निकले, एक गाड़ी पे निकलने के बाद उन्होंने जो गाड़ियां फंसी हुई थी उनको निकाला, जहां पे वो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला, हामला खवातीन, दिल के अमराज के अंदर जो फंसे हुए मजबूर लोग थे उनको निकाला, खुराक के लिए उनका बंदोबस्त किया, गर्म कपड़े दिए। एक नौजवान सुलेमान खान, उस पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मसाइल आते हैं, मसाइल होते हैं, उनका हल तलाश किया जाता है, हुकूमतें कोशिश करती हैं, लेकिन जो आम आदमी है जब वो निकलता है तो बहुत खुशी होती है। सुलेमान को सराहा जा रहा है, इनकी कोशिशों को सराहा जा रहा है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सुलेमान खान। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा कोशिश करते हैं। मेरे साथ शहजादा जुल्फ़िकार जो हमारे बलूचिस्तान के ब्यूरो चीफ हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादा जुल्फ़िकार। मेरा ख्याल है उनकी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपकी आवाज आ रही है मुझे? अच्छा, मेरी आवाज आपको आ रही है। बलूचिस्तान के अंदर ये जो बर्फबारी हुई है शहजादा साहब और रिलीफ का जो काम है उससे कितने मुतमईन है बलूचिस्तान के लोग वफाकी हुकूमत के ताउन से, और जो मेहनत कोशिश कर रहे हैं जाम कमाल की हुकूमत उससे कितने मुतमईन है? देखिए, वैसे तो ये एक कुदरती आफत है। आप पहले से उन्होंने कोई कोशिशें की, लेकिन जाहिर है हुकूमती ज़राए जो हैं वो नाकाफ़ी हैं कि आप वो कुछ नहीं कर सकते जिस तरह काम शख्स चाहता है कि वो हो। लेकिन फर्स्ट टाइम ये हुआ है, मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम में वज़ीर आला खुद एरियल निकले और उन्होंने एरियल व्यू लिया तमाम एरिया का 2-3 मरतबा। चीफ सेक्रेटरी काफी मुतहरिक रहे। फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा कि किसी डिपार्टमेंट का हेड यानी सेक्रेटरी CNW खुद मौजूद हो और अपने तमाम अमले को और सबको हिदायत देते रहे। PDMA के लोग जो है वो एक्टिव रहे। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान जो हमेशा से मैं देखता हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स है, हम कोशिश करती है कि बारिशों में, बर्फ में लोगों की मदद करे। तो इस मर्तबा भी उन्होंने उसी तरह मदद की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवी, वो गाड़ियां जितनी फंसी हुई थी उनके लोगों को, औरतों को, शहजादा साहब लोगों ने मदद की। इस वक्त मसाइल हैं क्या? और ये जो बार बार बात आ रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन लोगों का काम, वफाक का काम कम दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान के अंदर, अनाज की सप्लाई के अंदर, रिलीफ के कामों के अंदर। बहुत बिल्कुल आपने पॉइंट कर दिया कि प्रॉब्लम कहाँ है। NDMA का काम क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होना चाहिए। अभी तक हमने उनका कोई काम देखा? हमने UN के बॉडीज जो हैं, UN के जो अदारे हैं, उनका तो थोड़ा बहुत काम देखा कि उन्होंने भी कुछ वहाँ से हेलीकॉप्टर से कुछ ना कुछ गिराए हैं, फूड खुराक जो है। लेकिन NDMA सिवाय इसके कि एक अलर्ट जारी किया उन्होंने कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद बारिशें बर्फ होंगी, लोग जरा अलर्ट रहें। इसके अलावा मैं कोई काम उनका नहीं देखता हूं। उनका काम नहीं देखा। अच्छा, अब रिलीफ की तरफ आए। पाकिस्तानी आवाम को इन्वॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कैसी सूरत हाल ग्राउंड पर है? क्योंकि ये मामला पूरा मीडिया से कटा रहा है।
बलूचिस्तान के अंदर किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है? आप समझते हैं कौन कौन से इलाकों के अंदर पाकिस्तानी रिलीफ कैंप कायम करें, एनजीओ पहुंचे, हुकूमत के साथ ताउन करें, वफाकी हुकूमत काम करे, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये काम करने की ज़रूरत है? शहजाद साहब। देखिए फैसल अजीज खान साहब, ये तो आपका शुक्रिया कि आप इसको इतना अर्जेंट ले रहे हैं। मीडिया को हमेशा लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को मीडिया से बहुत शिकायत है कि हमारी बहुत बड़ी आफत भी आती है, उसको उस तरह पेश नहीं किया जाता है और मुल्क के दीगर हिस्सों को जो है बहुत ज्यादा जो है कवरेज दी जाती है। उनको कवरेज देनी जानी चाहिए, लेकिन हमें भी, हमारा भी हक है। और यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मीडिया ने इसको नजरअंदाज किया और मीडिया ने इसको नहीं उठाया। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ सलमान खान जैसे लोग जब आएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे तमाम एक्टिव होंगे। ये इस वक्त केच का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बारिशें काफी हुई हैं, वहाँ कोई 800 घर जो है मुतासिर हुए हैं पार्शली, 160 घर जो है बिल्कुल तबाह हो गए हैं। वहाँ भी रिलीफ का काम वो कर रहे हैं। इस वक्त बॉटल नेक जो बना हुआ है वो कान में सिरदर्दी का हिस्सा बना हुआ है, जहाँ से पंजाब और केपीके को बलूचिस्तान से मिलाया जाता है। डेली कम से कम, अगर मैं बहुत कम बताऊं, 150 बसें जो हैं कोस्टर सिर्फ मुसाफिर यहाँ से सफर करते हैं। बाकी गाड़ियों का आना जाना, बाकी गाड़ियों का वहाँ से आना, यहाँ से जाना, जो लोग सिर्फ तिजारती मकासद के लिए ट्रक का आना जाना, ये लोगों का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम से पहले आप मेरे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पर ही रहे। शहजाद जुल्फ़िकार साहब, मैं रब्ता करता हूँ, हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट लियाकत शनवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, ये जो आफत है, जाहिर है कि अल्लाह ताला ने अब जिस तरह से इससे निकलना है और पाकिस्तानियों को किस तरह से इन्वॉल्व होना है, मैं चाहूँगा कि पहले आप उसकी बात भी करें और जो आपने काम वहाँ पे किया है, जाम कमाल साहब बहुत मुतहर्रिक रहे हैं, जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने काम किया है वो भी बताइए, और इस वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बलूचिस्तान में लोगों को, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी फैसल साहब, गुज़िश्ता 30 साल में जो बर्फबारी का रिकॉर्ड है वो इस दफ़ा टूट चुका है, लेकिन गुड गवर्नेंस और कम्पिटेंसी के लिहाज से गुज़िश्ता 50 साल जो रिकॉर्ड है वो भी वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने वो भी तोड़ दिया है। इस तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन का और रिलीफ सर्विसेज का उन्होंने ख़ुद जो है निगरानी किया, और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पे बर्फबारी हुई, रेनफॉल हुआ, उसके बावजूद हमने उसको फौरी तौर पे काबू किया, कंट्रोल किया। 9-10 जनवरी को अलर्ट हमने जारी की और 10 जनवरी को जो हाईवेज हैं, मेन ब्रिजेस हैं, पासेस हैं, वहाँ पर हमारे ट्रैक्टर्स और सॉल्ट से भरी जो है ना ट्रकें वहाँ पर वो मौजूद रहीं। कान मैतरजी के इलाके में रोड ब्लॉकेज की वजह से मुश्किलात का सामना आया, लेकिन वो पूरे रात वज़ीर आला साहब और हमारी टीमें जागते रहे और सुबह 4-4:30 बजे वो रोड भी जो है हमने। शनवारी साहब, क्या आपको मदद हासिल हुई अब तक वफाकी हुकूमत की? अब तक कितनी मदद आपको हासिल हुई है फूड में, जो रिलीफ का सामान है उसके अंदर? देखिए, हमने जो किया है खुद किया है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने किया है, वफाक से कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने किसी सूबे से मदद मांगी? नहीं, सिंध के सूबे ने, पंजाब के सूबे ने, केपी ने कोई मदद की? कोई किसी सूबे ने आप तक रिलीफ का सामान पहुंचाया? जी नहीं, हमें ना वफाक ने पहुंचाया ना सूबों ने पहुंचाया। कोई एनजीओ ऐसी, लियाकत साहब, मैनेजमेंट किसी एनजीओ ने आपसे राब्ता किया कि इतनी बड़ी आफत है? कोई एनजीओ नहीं, कोई वफाकी हुकूमत नहीं, कोई सूबा नहीं, किसी ने बलूचिस्तान में जाके बलूचिस्तान के लोगों की मदद नहीं की इस पूरे साने के अंदर, पूरी इस आफत के अंदर? हमारी देखिए, एक तो मदद नहीं की गई इस तमाम सूरत हाल में, और सबसे बड़ा मसला हमें अब दरपेश है फैसल कि -10-15 में बलूचिस्तान की शुमाली एरिया की जो सेंटीग्रेड है, जो दर्जा हरारत है, वो इस हद तक गिर गई है, और यहाँ पर अब गैस प्रेशर भी नहीं है, बहुत एरियाज में गैस तक नहीं। मेरे साथ आप लाइन पर रहे हैं लियाकत साहब, मेरे साथ लाइन पर रहे। मैं सुलेमान, जो पाकिस्तान का ये हीरो है जिसने हजारों लोगों के लिए आसानियां पैदा की और एक मिसाल कायम की, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सुलेमान खान, एक तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूं पूरी कौम की जानिब से, और अभी लियाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान हैं। ये जो आपने सारी कोशिशें की, आपने मिसाइल कायम की है, जिन मुश्किल हालात के अंदर आपने मदद की है, ये जज्बा, ये सोच आपके पास कहाँ से आई और अब तक आपने कितना काम कर लिया है? सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको और आपकी टीम के नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ।
तो ये सोच सकते हम बचपन में जब बच्चे थे माँ से तर्जत हम लोगों ने लिया है, तो हम लोग ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमने 4-5 दिन पहले भी काम किया है, अभी कल परसों तो फिर और भी बर्फबारी हो रहा है, फिर भी हम लोग जो है ना अपना कोशिश करते हैं इंसानियत की खिदमत। आपकी मदद करने के लिए कौन आ रहा है? बलूचिस्तान की हुकूमत आपके साथ है, वफाकी हुकूमत है, कोई NGO है, सिंध हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, KP, कौन है आपकी मदद करने के लिए? नहीं, कोई हुकूमत का कोई हमारे साथ नहीं, मैं अपने आप के तहत करता हूँ अभी तो फिलहाल में। कोई आपके साथ नहीं, आप अकेले काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप काम करते रहें। हमारी कोशिश होगी कि NGOs, वैसे इदारे वो आपसे ताउन करें, आपके साथ राब्ते में आए। लियाकत साहब, ये एक नौजवान है बलूचिस्तान का जिसने मिसाल कायम की है। बलूचिस्तान हुकूमत खुद काम कर रही है, वफाक मदद नहीं कर रहा, कोई सूबा मदद नहीं कर रहा, कोई NGO मदद नहीं कर रही। आफत बहुत बड़ी है। अब स्ट्रेटजी क्या है? किस तरह से सूरत हाल से निकलेंगे? कैसे खाने पीने की अशिया और गैस नहीं आ रही है, सूरत हाल से कैसे निपटेंगे? देखिए, गैस का जो मसला है, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इख्तियार उनका है, और इस सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से परसों टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनसे गुजारिश की है कि बलूचिस्तान के लोग सर्दियों में इस खून जमा देने वाली सर्दी में ठठर रहे हैं, और हमें खदशा है कि अगर गैस प्रेशर को बहाल नहीं किया गया, गैस फराहम नहीं की गई बलूचिस्तान में, तो लोग बीमार होंगे, और कोई ऐसी डिजीज़ अगर वायरल हो गई तो हम एक बहुत बड़े डिजास्टर्स सूरत-ए-हाल में जो हम चले जाएंगे। हमारी ये मुश्किल पैदा हो सकती है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस हवाले से हमने बता दिया है। फेडरल जो मिनिस्टर है पेट्रोलियम के 2 माह कबल जब वो उमर अयूब साहब वज़ीर आला हाउस कोयटा तशरीफ़ लाए, तब भी हमने उसे बताया, और 2 हफ्ते कबल CCI की मीटिंग में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उस फोरम पे भी इस इशू को रेज किया, और जो आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत ये हक है किसी भी सूबे का कि जिस सूबे से गैस प्रोड्यूस होती है उसको तो जरूर मिले। अच्छा, ये बताएंगे, मुझे हल्की सी नाराजगी की स्मेल आ रही है, थोड़ा सा नाराज लियाकत साहब, हल्की सी स्मेल आ रही है नाराजगी की। कुछ मैंने जाम कमाल साहब के हवाले से भी थोड़ा सा गुस्सा देखा है कि वफाक उस तरह से ताउन नहीं कर रहा। आपके अल्फाजों के अंदर भी ये बात है, और मुझे भी फील हो रहा है कि वफाक को ज्यादा मदद करनी चाहिए बलूचिस्तान के सारे सिनेरियो में। अगर हम 2-3 पॉइंट वफाक की जिम्मेदारी दें कि ये काम उसने करना है और सूबों ने ये काम करना है, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन से काम होंगे? सरे 10 जो है, गैस का मसला बहुत बड़ा मसला है। गैस का मसला हमारा हल कर दिया जाए, ठीक है। सेकेंडली, NDMA और NHA, कल जो NHA के डायरेक्टर हैं वजीर आला साहब ने उनको तलब किया था एक मीटिंग में, और उसकी जो परफॉर्मेंस पूछी गई वो नॉन सेटिस्फैक्ट्री थी, ठीक है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि माजी में जो वफाकी इदारे हैं, पास्ट के बैड गवर्नेंस, पास्ट के करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से सूबे और मरकज में जो इदारे हैं वो कमज़ोर ज़रूर पड़ गए हैं, लेकिन कम अज़ कम ऐसी सूरत हाल में कि जब कि एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो फिर वो जो नॉन परफॉर्मिंग इदारे हैं उनको भी परफॉर्म करना चाहिए। अर्जेंट जो सूरत हाल पैदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादा जुल्फिकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेमान खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में, ये हंगामी इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। इससे निपटने के लिए वफाक को जो करना है वो तेजी से करना है। जाम कमाल साहब की 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, अपीलें और मीडिया पे वो बात करना शुरू हो गए। लियाकत साहब ने जो गुफ्तगू की है, तर्जुमान है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। जो शहजादा जुल्फिकार साहब ने बात की, जो हमारे ब्यूरो चीफ है, उन्होंने बहुत क्लियरिटी से बताया कि ये तमाम चीज़ें होने की ज़रूरत है, लेकिन कोई इमदाद नहीं हो रही। और सुलेमान खान जो पाकिस्तान के हीरो हैं, अकेले काम कर रहे हैं। हमें NGOs को उधर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, सैलानी वेलफेयर को वहाँ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, आलमगीर को वहाँ पे एक्टिव होने की ज़रूरत है, बहुत सारे इदारों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। ये आसान नहीं है जो 600 किलोमीटर रकबे के ऊपर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, 4-4, 5-5 फुट बर्फबारी है, बिजली नहीं है, आग नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है। ये एक इस मामले को बहुत संजीदा लेने की जरूरत है। दूसरा एक और मामला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है महंगाई। किस तरह से आटे की कीमत 30, 35, 40 रुपए से उठकर 75 रुपए पे आ गई है इन मुख्तसर से वक्त के अंदर। गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम सोच रहे हैं आज होगा ठीक, कल होगा ठीक, परसों होगा ठीक, छापे मारे जा रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, फ्लोर मिल बंद हो रही है, जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन रोटी 15 रुपए किलो है, 15 रुपए की एक रोटी है। खाने पीने की अशिया जो है महंगी हो गई। मेरे साथ कराची में हमारे जो ब्यूरो चीफ है शाहिद जुतोई साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद जुतोई साहब, ये महंगाई का जो आलम है ये काबू में आने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा मरहला आगे जा रहा है, और हुकूमत इस छोटे छोटे मामलात में गवर्नेंस ना प्रॉपर हो, मैनेजमेंट उनकी अच्छी ना, उसकी वजह से
महंगाई में इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, खाने पीने की अशिया में इजाफा। ये आटा वाला बहरान जो है, इसमें सिंध के अंदर गड़बड़ किसकी तरफ से? इन्होंने गंदुम नहीं खरीदी, सिंध गवर्नमेंट कहीं और बिजी थी, एक्सपोर्ट कर दी, हुआ क्या है सिंध में? अजी, सिंध गवर्नमेंट का तो कहना ये है कि ये एक्सपोर्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हुई है। इसमें सारा जो जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की है। बुनियादी तौर पर फैसल साहब, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने फूड सिक्योरिटी का एक अलग वजारत बनाई हुई है, उसका नाम फूड सिक्योरिटी रखा हुआ है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं है तो फिर ये वजारत किस काम की है? इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि वफाकी हुकूमत का कोई अख्तियार नहीं, खुराक के मामलात सूबों के हैं, सिंध हुकूमत या KPK की हुकूमत या पंजाब हुकूमत अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रही है तो मरकज़ के पास ये अख्तियार है, फूड सिक्योरिटी वजारत के पास ये अख्तियार है कि वो इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस ले और सूबों को वार्न करे। अगर वार्न नहीं कर सकता तो इस एक्सपोर्ट को रोके। एक्सपोर्ट तो कर दी, 27 रुपए किलो के ऊपर बाहर भेज दी। ये तो सूबे नहीं कर सकते ना। एक्सपोर्ट के जो मामला सूबों ने खरीदा क्यों नहीं? सूबों ने खरीदा है, कम खरीदा ना। इनके पास स्टॉक मौजूद है, स्टॉक रखा हुआ है, ओवरऑल स्टॉक मौजूद है सिंध गवर्नमेंट का। तो फिर क्यों महंगा है? और इनका स्ट्रेटेजिक स्टॉक जो है वो अभी तक है, इसमें अभी तक वो नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट में बहरान पैदा हुआ है गंदम का, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। शमीम नकवी साहब को सुनवाऊं, क्या कहते हैं वो? सर, शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर हैं, वजीर आज़म से अहम पोस्ट है सिंध के अंदर, वो क्या कहते हैं आटे के बहरान के ऊपर? महंगाई का ये आलम है कि एक दूसरे पे इल्जामात आयद हो रहे हैं। हुकूमत कह रही है, हुकूमत छापे मार रही है, अपोजिशन लीडर शोर मचा रही है। एंड रिजल्ट ये है कि महंगाई आवाम के ऊपर ही आ रही है और जो निचला तबका है वो नीचे से नीचे जा रहा है। एक पटिशन फाइल हुई है महंगाई से मुतालिक। हमारे हरदिल अजीज दोस्त हैं अजहर सिद्दीक साहब, हर मामले में मावी मामले के अंदर अदालत में पहुंच जाते हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब। ये महंगाई का जो जिन है बोतल तोड़ के बाहर आ गया है, आप इसको बोतल में डालने के लिए अदालत पहुंच गए, क्या नजर आता है आपको सारी सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया। हमारा काम तो यही है कि इन सारे मामलात को एक आसान तरीके से बुनियादी हकूक पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये अदालतों की जिम्मेदारी है। और फैसल साहब, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में बहुत ज़्यादा एतराज़ होता रहा मफाद आमा के केसेस पे। और मैं बुनियादी तौर पर मैं सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं कहूँगा, साबका चीफ जस्टिस साहब आसिफ सईद खोसा साहब की पॉलिसीज़ की वजह से ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामला उठाए नहीं गए। सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी हो वो तब तक अमल दरामद नहीं करती है जब तक उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रेशर ना हो। प्रेशर ये सिर्फ अदालतों के अलावा कोई लेते नहीं है। आर्टिकल 9 ले लें, राइट टू लाइफ की बात है, आर्टिकल 14 ले लें, क्वालिटी टू लाइफ की बात है। दुख और अफसोस है इस सारे मसले में, हम तो बड़े अरसे से, ये मेरी पटिशन वैसे 2011 से चल रही है और इसने आज तीसरा दौर अब ये देख रही है। पीपल्स पार्टी का दौर देखा, फिर PMLN का दौर देखा और अब PTI का दौर देखा। मुझे खुदारा कोई फर्क नजर नहीं आया। वही तरीकाकार है कि वो होल्डर्स इतने ताकतवर हैं, वो चाहे चीनी के शक्ल में माफियाज हो या इस शक्ल के हो। यानी ये कोई बहुत मुश्किल काम है कि आपको पैदावार और खपत के अंदर तवाज़न पैदा करना है। बेसिक प्रिंसिपल है मुआशियत के। लेकिन वजह क्या है, यहाँ हुकूमत वक्त तब जागती है जब मुसीबत सर पे आन पड़े, चाहे वो कोई बहाना। ये तरीका है वारदात पुराना है, ये कोई नया तरीका नहीं है। शो यही किया जाता है कि आपके पास गंदम वाफर है, वो ज़ाया हो जाएगी, उसको एक्सपोर्ट कर, और एक्सपोर्ट होने के बाद वो फिर री इम्पोर्ट होती है। अदर सिद्दीक साहब, मैं एक वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद मैं यही से दोबारा करता हूँ आपको, एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम इसी मामले को, जो पटिशन है, उसके ऊपर बात करेंगे कि हर मसला हमारा अदालत से ही हल होगा। जो भी मसला होगा अदालत में जाएंगे, फिर वो वहाँ से डंडा आएगा, ऑर्डर आएगा, फिर हुकूमत इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन एक और दरवाज़ा भी है अपने मसाइल के हल के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर किसी खर्च के, बग़ैर किसी वकील के आप दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का, और वो एक दिन के अंदर आपके वो तमाम मसाइल हल करेंगे। उनकी ज़बानी सुनवाऊँगा आपको इस वक्त के बाद। महंगाई की सूरत हाल ऐसी है जिसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है हुकूमत को। ये नॉर्मल गवर्नेंस मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं।
डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ों को मैनेज करना। हमारे यहाँ 300 रुपये किलो टमाटर का हो जाना, फिर 20 रुपये किलो हो जाना, कभी अब दालों के रेट्स बढ़ जाना, कभी चीनी के रेट्स बढ़ जाना। ये कॉमन सेंस की चीज़ें, अगर कोई हुकूमत भी ये नहीं कर पा रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और अब PTI की हुकूमत हो, तो आखिर खराबी किस जगह पे? इमरान खान साहब को उस खराबी को ढूंढना है। जब तक वो खराबी ढूंढे, अदालत के अंदर भी मामला जग गया हुआ है। मैं अजहर सिद्दीक साहब से भी बात कर रहा था, उनसे दोबारा बात करता हूं कि हम अजहर सिद्दीक साहब हर मसले को लेकर अदालत में पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे मसले होते हैं, वो छोटे मसले उस नहज पर, उन मसलों को उसी पॉइंट पे हल होना चाहिए जब ब्यूरोक्रेसी ने हल करना है, जब वजीरों ने हल करना है, जब उन डिपार्टमेंट्स ने हल करना है। लेकिन शायद वहां पे गड़बड़ है, करप्शन के मामला है, मिसमैनेजमेंट है, और उसको फिर अदालत में लेके जाते हैं, अदालत से ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, फिर ये मजबूरी में डंडे के ऊपर ये सारा काम करते हैं। ये बहरान तो नहीं है महंगाई का जो इस वक्त बहरान खड़ा हुआ है अदर सिद्दीक साहब? देखिए, बुनियादी तौर पर बहरान कोई नहीं है। ये मुल्क अगर देखें, एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राअत पे इन्हिसार है, और जिस तरह ज़राअत के साथ इन्होंने सौतेले जैसा सलूक किया है, कोई भी पॉलिसीज बता दें 3 सालों में कोई ज़राअत को प्रमोट करने के। आप टमाटर देख लिए आपने आप देखें आपकी कपास के साथ क्या हुआ है, आपके चावल के साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर इतनी बुरी तरह पिट गया। मैं सिर्फ यही नहीं मामला चल रहा, यानी इसके साथ मिक्स क्वेश्चंस लेकर गए हैं। और जो मैं आपके साथ बता दूं कि वजह यह है कि हम सियासी स्कोरिंग में, ये कोई मौका है कि सियासी स्कोरिंग करने के लिए उसके सूबे में गंदम ये हो गया है, इसके सूबे में ये गंदम हो गई है, ये पूरी कौम का मसला है। यानी हम इस मौके के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब बाहर क्या बयान दे रहे हैं, भाई आकर बताएं कौम को, ये सियासी स्कोरिंग छोड़ दें आप। खुदारा स्टेट्समैन स्पिरिट जिस दिन लेके आए, और ये मैं उम्मीद रखता हूं इमरान खान को और तमाम सियासी जमातों को, किसी एक जगह आकर इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए पॉजिटिव छूटे। यही सोचने लगे मैं आऊंगा तो मैं ये कर देता, मैं वो करता। मैंने ये इस पिटीशन ने 3 दौर देख ली हैं, किसी के पास इसका कोई हल नहीं है। हल क्या है? हमारी कौम वजह है, यानी इस मुल्क में पैदावार बहुत ज्यादा, डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल, यानी किसी चीज को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि कौन बैठेगा, कौन देखेगा, कौन बैठेगा, कौन कौन करेगा? ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या ये पॉलिसी कहां से आती है? ज़राई मुल्क है, गंदम नहीं है, 15 रुपए की रोटी हो गई, 75 रुपए किलो आटा हो गया है, चीनी के प्राइस इतने ज्यादा हो गए, कहीं से बाहर से चीज आ नहीं रही। ये मैकेनिज्म किसी भी गवर्नमेंट के अंदर सेट क्यों नहीं होता शायद साहब? देखिए फैसल भाई, कार्टेल्स को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, और ये मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, और ये जो कुछ हो रहा है इसका मतलब ये है कि इनकी कोई गवर्नेंस नहीं है। ये सिर्फ सायरन बज रहे होते हैं, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, प्रोटोकॉल चल रहा होता है, और ये समझते हैं हम हुक्मरान हैं। हुक्मरानी इस तरह नहीं, लंबी लंबी मीटिंग ये है, और मीटिंगों का कोई मतलब भी नहीं है। एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, 6 मीटिंग, 7 मीटिंग। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। लोग अब रोटी नहीं खरीद सकते हैं। ये बहुत बहुत तशवीशनाक बात है। अजहर सिद्दीक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल अदालतों में भी ये गए हुए हैं, अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है, और अदालतें ये रोज़ाना ये मसले हल नहीं करेंगी। हमें अपनी गवर्नेंस को ठीक करना होगा। हमें ये देखना होगा कि ये बहरान पैदा क्यों हुआ है। ये जो अजहर सिद्दीक साहब बता रहे हैं कि यहीं से एक्सपोर्ट होती है, वापस से इम्पोर्ट हो जाती है, ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये कार्टेल्स कौन है? इनको इजाज़त कौन देता है? इनको इनके पुष्ट पनाही कौन करता है? इनका जो मुनाफा है वो कहाँ का तकसीम होता है? ये तो लोगों को लूट रहे हैं, और अब ये पूरे सिस्टम को हाईजैक किए हुए हैं। इनको कंट्रोल करना होगा, इन कार्टेल्स को कंट्रोल करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा एजलाइव दिखाता हूँ। हमारे रिपोर्टर हैं कोयटा से गजन। कोयटा के अंदर आटे की कीमत है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर जाने वाली है। ये घंटा बजा रहा हूँ, घंटा। ये हुकूमत को, इमरान खान साहब को घंटा फील होना चाहिए। सुने क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, कोयटा में भी आटे का बहरान पिछले 6 महीने से जारी है, और इस वक्त 750 रुपये में मिलने वाला आटा 1200 रुपये तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। 20 किलो का ये थैला है जो पहले 750 में दस्तयाब था, लेकिन अभी इसकी कीमत 1200 रुपये है। जबकि जो फ्लोर मालिकान है उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से हमें गंदम नहीं फराहम की गई, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है, और बेमौसमी बारिशों की वजह से भी गंदम की किल्लत का सामना है। ताहम इस वक्त मेरे साथ एक आटे मिल के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि आटा इतना महंगा है, और इसको किस तरह रेट नॉर्मल रेट पे लाया जा सकता है। जी आटा तो ये माल तो नहीं है, गंदम गवर्नमेंट के साथ नहीं है। हम लोग जाते हैं जब गवर्नमेंट के दफ्तर फूड के गोदाम उधर तो आटा नहीं है, जब हम उनसे स्टॉक मांगते हैं कहते नहीं है। जब ओपन मार्केट में हम जाते हैं गंदम नहीं है, इधर उधर से जब मिलता है वो भी महंगा है।
फिर जब हम आते तो लाजमी महंगा बिक जाते हैं। पहले एक बहरान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और अक्सर बहरान जो है वो मिस मैनेजमेंट की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से, फोकस ना होने की वजह से, करप्ट माफिया की वजह से, ब्यूरोक्रेसी के, क्या कहा जाए कि हर जगह पे ये सूरत हाल है। हम नारे सुनते थे इमरान खान साहब की पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया। अब इमरान खान साहब खुद मौजूद है। तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई का आलम यहाँ पर है। मैं आपको एक और साहब जो बहुत ही मोहतरम है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उनका एक क्लिप आया है, वो सुनवाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों के कोई भी मसाइल है, कोई किसी महकमे से कोई मसला है, मेरे दर पर आए, एक दिन में रिजल्ट ले जाए। मेरे दर पर आए, दफ्तर में आए, उससे पहले मोतसिबीन के पास जाएं, वहाँ पे अपनी शिकायत दें। किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, उस कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ पूछा जाएगा, आपको उसका इंसाफ मिलेगा। और मैं एक दिन से ज़्यादा अपने पास फाइल नहीं रखता हूँ। आरिफ अलवी साहब ने क्या फरमाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और दरवाज़ा है जहाँ आप अपने मसाइल लिखें, भेजें, और सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि मेरे टेबल पर आ गया तो एक दिन के अंदर मसला हल है। वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने था, motasib.gov.pk। इस पर अपने मसाइल लिखें। एक और दरवाज़ा है, पाकिस्तानियों को इन मोतसिबीन के पास पहुंचना चाहिए, इन मसाइल को हल करना चाहिए। अजहर सिद्दीक साहब, ये दरवाज़ा वाकई इंसाफ देता है, देता रहा है, देगा? फैसल अजीज जी, आपकी आवाज आ रही है साहब। गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। आपने खुद ही सुन लिया कि पहले 60 दिन नीचे, 60 दिन के बाद फिर एक दिन, यानी वो एक दिन हासिल करने के लिए कुछ सालों की मुसाफत चाहिए। ये मैं तारीखी बात इसलिए कर रहा हूं कि इस प्रोसेस को मैं बड़ी अच्छी तरह समझ चुका हूं। मोतसिब के पास पहले जाना, हेयरिंग होनी, फिर वो मोतसिब का दायरा इख्तियार बड़ा लिमिटेड सा है। असल में वकील को नौकरी नहीं मिल रही है इसमें। अगर वो जाता है तो आम शहरी खुद चला जाएगा। आप जैसे वकीलों की फीस नहीं देनी पड़ेगी। जहां सालों साल केस चलते हैं अदालतों में, उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 60 दिन के अंदर अगर उसका मसला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच रहा है, और ये तो डॉक्टर आरिफ अलवी बड़े मुतहर्रिक हैं और खुद सामने आ गए और वो कह रहे हैं कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो मैं आपका मसला हल करूंगा। शायद तो साहब, आप किस तरह देखते हैं इसको? जी, मैं फैसल अजीज साहब सरकारी दफातर में जाता हूँ। मुझे कोई तकरीबन 30 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए। वफाकी और सूबाई मोतसिबीन के फ़ैसले लोग लिए फिर रहे हैं और किसी सरकारी महकमे वाले उन फैसलों को इंटरटेन नहीं कर रहे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सदर ममलकत को कई फैसले ऐसे भेज सकता हूँ जो हतमी फ़ैसले हैं, जिनके खिलाफ अपील भी नहीं हुई। वफाकी मोतसिब का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उसके खिलाफ अपील सदर को नहीं करते हैं तो उसके बाद कहीं अपील नहीं है। हतमी फ़ैसले भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हतमी फैसले भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कोर्ट के जो मोतसिबीन के इदारा है, इसको एक्टिव किया जाए और लोग इसकी तरफ आएँ। इससे पहले भी जो सदूर रहे हैं वो भी ये काम करते रहे, लेकिन ये दो जो ओपिनियन है शाहिद जुतोई साहब के, अजहर सिद्दीक साहब के, ये ज़ाहिर प्रैक्टिकल ओपिनियन है ना, उससे मेरे ख्याल लर्निंग है ऐवान सदर को कि अगर इनके फैसले नहीं माने जा रहे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं माने जा रहे, कहीं और नहीं चल पा रहे, तो उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। सदारती उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक के, अमेरिकन सदारती उम्मीदवार सेनेटर कोरी बुकर, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की है। उन्होंने AP पैक के जो चेयरमैन हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बात करते हुए ये कहा है कि कश्मीर के मसले को हम लेकर जाएंगे सेनेट में और करारदाद मंजूर करवाएंगे। क्या उन्होंने कहा है, इस वक्फे के बाद मैं आपको बताता हूं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में 168 रोज़ गुजर चुके हैं, कर्फ्यू है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि इंटरनेट बहाल किया जाए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट बहाल नहीं कर रही। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ बढ़कर बहुत आगे जा चुकी हैं। पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन एक कोशिश वो पाकिस्तानी तंजीमें जो दुनिया भर के अंदर फैली हुई हैं वो भी कर रही हैं। एक बहुत ही अहम कोशिश की है AP पैक, एक अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों की तंजीम है, अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी। उसके चेयरमैन डॉक्टर एजाज और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अथर तरमीजी साहब ने मुलाकात की है, और मुलाकात करने वाली बहुत अहम शख्सियत है सेनेटर कोरी बुकर साहब। ये एक सदारती उम्मीदवार हैं।
इनसे चंद रोज पहले 3-4 इवेंट्स कर चुके हैं। चंद रोज पहले जो इनसे मीटिंग हुई थी AP पैक की, उसमें उन्होंने कश्मीर के मामले को उजागर करने की बात की थी। गुज़श्ता माह मैं भी अमेरिका में था और मैंने सेनेटर कोरी बुकर से मुलाकात की थी और पहली बार जब इन्हें कश्मीर के बारे में बताया तो वो मानने से इनकार कर चुके थे। वो ये कह रहे थे कि इंडियंस ने आज तक ये बात नहीं की। फिर उनको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो करारदादें थी उनके बारे में बताया और जो सूरत हाल इस वक्त इंडिया के अंदर है वो बताया। इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस तरह से असरअंदाज होती है सेनेटर्स के ऊपर, कांग्रेसमैन के ऊपर कि वो बिल्कुल नहीं बताने देते, किसी और एंगल को आगे नहीं जाने देते कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मैं सुनवाना चाहता हूँ कि कोरी बुकर साहब अब क्या कह रहे हैं और उन्होंने एक मज़ेदार जो बात ये की है कि अब सेनेट के अंदर इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर जो खिलाफवर्जियाँ कश्मीर में हो रही हैं उसके ऊपर रेजोल्यूशन लेकर आएंगे सेनेटर कोरी बुकर। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेनेटर कैरी बुकर अब रेजोल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर सेनेटर से बात करेंगे और ये अमेरिका के अंदर पहली बार होगा कि सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश की जाएगी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं कश्मीर में उसके हवाले से। अज़हर सिद्दीक साहब, ये जो मूव है पाकिस्तानी कोशिश मुसलसल करते रहे हैं, ये बड़ी एक मूव है। ये टॉप 3 इस वक्त कैंडिडेट्स हैं अमेरिकन सदारती उम्मीदवार के कैरी बुकर साहब। इनके मुंह से ये आना, ये कहना और अपने मोबाइल से इन्होंने खुद बनाया है डॉक्टर एजाज और डॉक्टर तरमीजी के साथ बात करते हुए रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। आप समझते हैं कि कश्मीर के मामले के ऊपर गवर्नमेंट जो काम कर रही है, हमारे सफारतकार जो काम कर रहे हैं, हमारी लॉबिंग जो हो रही है, लेकिन जो वहाँ मौजूद पाकिस्तानी है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। देखिए, क्रेडिट गोज टू फैसल आपका। सबसे पहले तो आपने कैरी बुकर से आपने बात की थी और उन्हें परसुएड किया था इस बात को, कहीं ना कहीं क्रेडिट। देखिए, कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव विजडम है, गवर्नमेंट अपने तय कर रही है, लेकिन हमारी तरफ से एक प्रॉब्लम तो है कि हम लॉबी अच्छी कर नहीं पाते हैं। और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि कम से कम एटलीस्ट अमेरिकन सेनेट के अंदर हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है और ये इस बात को बहुत ज़्यादा। और ये देखें, क्रेडिट गोज टू अगेन यू कि आपने ये वाला इशू उठाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये तो हमारे मीडिया, हर चैनल की जीनत होनी चाहिए थी कि इस इशू को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी और आवाज़ बड़े आसान तरीके से। लेकिन हमारे आपको पता है कि लॉबियत ज़्यादातर ज़ाती दोस्तियाँ बनती रही हैं, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की, उन सब की देखी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस लॉबीज़ को ये लॉबियाँ बनाने का मकसद ये होता है कि इस मुल्क के मसाइल को आगे और बेहतर तरीके से लेके जाना। एंड अगेन क्रेडिट टू यू, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे, बाकी दोस्तों की। और जिस तरह आपने बड़े आसान तरीके से अपने प्रोग्राम में इसको एक चंक रखा है और इस इशू को उठाया, बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो कश्मीरी भाइयों के हैं वो मसाइल बड़े अच्छे और आसान तरीके से हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद तोई साहब। ये एक बड़ी मूव, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना, हर फोरम पे आवाज़ उठाना निहायत ज़रूरी है। AP पैक बहुत अच्छे से काम कर रही है। 5 इवेंट उन्होंने मुकर्रर किए और मुनक्किद किए। उन इवेंट्स के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को बुलाया, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया और एक पूरी कैंपेन लॉन्च की। और उस कैंपेन के बाद नताइज ये हुए कि सही सूरत हाल जो इस मकबूजा कश्मीर के अंदर है वो उनके सामने रखी गई। बहुत सारे सेनेटर्स, बहुत सारे कांग्रेसमैन, उनको नहीं अंदाज़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें क्या हैं और उससे किस तरह से कश्मीर के हक़ में आगे बढ़ा जा सकता है और ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको किस तरह से उजागर किया जा सकता है। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि बहुत जल्द सेनेटर्स का एक ग्रुप रेजोल्यूशन लेकर आएगा और वो रेजोल्यूशन पास होगी और एक प्रेशर बिल्टअप होगा हिंदुस्तान के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर वो ज़्यादतियाँ कर रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।